हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री और ओरिजिन ऑफ आरबीआई। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में और हमने देखा था कि फाइनेंशियल सिस्टम में जो रेगुलेटरी बॉडीज थी उसमें सबसे ऊपर नाम हमने लिखा था आरबीआई का। तो अब हम आरबीआई के बारे में सब कुछ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आरबीआई के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री और ओरिजिन ऑफ आरबीआई पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट और स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई। उसके बाद पढ़ेंगे हम फंक्शंस ऑफ आरबीआई और उसके बाद पढ़ेंगे प्रिंटिंग प्रेस, मिंट्स और न्यू करेंसी ऑफ आरबीआई इशूड बाय आरबीआई। उसके बाद पढ़ेंगे हम फुल्ली ऑन सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई। उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई और उसके बाद मिसलेनियस, जो भी आरबीआई के बारे में कुछ बचा होगा उसको एक साथ हम पढ़ लेंगे। दोस्तों, इन सब चीजों को मैं आपको एक अलग अलग छोटी छोटी वीडियोस के अंदर कवर करके पढ़ाऊंगा। तो आज की क्लास का हमारा फोकस रहेगा हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ आरबीआई। इसको ध्यान से समझें, ये सभी एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे बैंकिंग एग्जाम्स हो चाहे नॉन बैंकिंग एग्जाम्स हो। और आपके आरबीआई और सेबी जैसे एग्जाम्स के लिए तो ये चीजें सुपर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मेरे द्वारा पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। उसके बारे में यहां पर जानकारी दी गई है, तो यहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही हमारा कुछ सिलेक्शंस देख सकते हैं कि इस साल 2023 के अंदर जो फाइनल आरबीआई ग्रेड बी में सिलेक्शन हुआ है भूपेंद्र का हुआ है। उसके बाद सिड बी में अभियुद्ध का हुआ है और बाकी स्टूडेंट्स भी हैं हमारे। तो इसके साथ ही हम अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज आरबीआई। तो सबसे पहले ये टर्म आपसे डायरेक्टली इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती है कि व्हाट इज आरबीआई। आप कहोगे सर आरबीआई सभी बैंकों को रेगुलेट करता है, तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको सही एक स्ट्रक्चर के अंदर चीजों को बताना है। तो व्हाट इज आरबीआई से हम स्टार्ट करते हैं। तो आप कहोगे आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री दैट create the monetary policy for our country and regulate the all banking system in India। तो आरबीआई के बारे में इस प्रकार से आप क्या करोगे, डिफाइन करोगे। तो आरबीआई क्या है, हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। आरबीआई हमारे देश का क्या है भाई, सेंट्रल बैंक है। और इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है, क्रिएट एंड कंट्रोल द मॉनेटरी पॉलिसी एंड मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। और साथ के साथ जितना भी बैंकिंग सिस्टम है इंडिया के अंदर उस सभी को क्या करता है, रेगुलेट करता है। उसके बाद ये किसके अंडर काम करता है आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे कि सर ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है। और इस बैंक को आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर बनाया गया था और इसने अपने ऑपरेशंस जो स्टार्ट किए थे 1 अप्रैल ऑफ 1935 से स्टार्ट किए थे। ये तो हो गया एक जनरल इंट्रोडक्शन। यहां पर एक टर्म इंपॉर्टेंट आई है, सेंट्रल बैंक। अब मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछता हूं, आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सेंट्रल बैंक। तो हर देश के अंदर क्या होता है, एक सेंट्रल बैंक होता है। ईच कंट्री हैव ए सेंट्रल बैंक दैट perform the primary function of creating the monetary policy and print currency notes, yes, and control the inflation in that country। ये सब बेसिक फंक्शंस क्या करते हैं, उस कंट्री के अंदर परफॉर्म करते हैं। तो आरबीआई हमारे देश का क्या है, सेंट्रल बैंक है। तो कुछ अदर कंट्रीज के भी हम एग्जांपल देख लेते हैं कि अदर कंट्रीज में भी सेंट्रल बैंक होंगे। देखिए सेंट्रल बैंक तो क्या हो गया, एक टैग हो गया। तो हमारे देश में जो सेंट्रल बैंक है वो किस नाम से जाना जाता है, आरबीआई के नाम से जाना जाता है। देखो उससे कंपेयर मत करना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वो एक नॉर्मल बैंक है जिसके अंदर आप अकाउंट ओपन कराते हैं, तो उसको कंपेयर मत करना, ठीक है, वो कमर्शियल बैंक है वो। तो यहां पर क्या है, आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। तो मैंने कहा कि साथ के साथ हम कुछ दूसरे देशों के भी सेंट्रल बैंक्स के नाम जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहते हैं। इसके अंदर मैं बताऊं कि आरबीआई इंडिया के बारे में तो पूछते ही हैं, साथ में यूएसए, चाइना और श्रीलंका जैसे कुछ कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक हैं उनके हेडक्वार्टर और उनके जो गवर्नर है प्रेजेंट में वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पर कंपैरिजन भी हो जाएगा और आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगी। तो साथ के साथ मैंने चीजें यहां पर नोट कर दी है। तो आरबीआई का तो आपको पता ही है, आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या अवर कंट्री। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई के अंदर है। और इसके जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो कौन है प्रेजेंट में, शक्तिकांत दास है। और ये किस नंबर के गवर्नर हैं, 25th नंबर के गवर्नर हैं। दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो मैंने सामने ये स्लाइड की है,
हेडक्वार्टर्स तो सेम ही रहेंगी, लेकिन जो ये गवर्नर हैं, ये हो सकता है मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं और कल ही इनमें से कोई चेंज हो जाए। तो जब भी आप इसको पढ़ रहे होंगे 1 साल के बाद, 2 साल के बाद या 5 साल के बाद इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो साथ के साथ आपको क्या करना है, गवर्नर्स को चेक कर लेना है, चेंज तो नहीं हो गया इनमें से कोई। ठीक है, तो इंडिया का हमने देखा। उसके बाद हम देखते हैं कि यूएसए के अंदर जो सेंट्रल बैंक है उसको किस नाम से जाना जाता है, फेडरल रिजर्व सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, वॉशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर है। और इसके जो गवर्नर हैं वो कौन है, जीरोम पोवेल। जीरोम पोवेल क्या है, यहां के गवर्नर हैं। उसके बाद हम चाइना को देखते हैं। चाइना के सेंट्रल बैंक का नाम है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, बीजिंग के अंदर है। और इसके जो गवर्नर हैं वो चेंज हो गए हैं। इसके गवर्नर अब प्रेजेंट में जो है वो मैंने यहां पर लिखा हुआ है पेन सिंह। तो प्रेजेंट में जो गवर्नर है वो कौन है, पेन सिंह। इससे पहले कौन थे, यी गैंग थे। इससे पहले कौन थे, यी गैंग थे। तो अब पुराने वाले को आपको याद नहीं रखना, ये मैंने अपडेट करके यहां पर नोट कर दिया है। तो प्रेजेंट वाला आपको याद रखना है पेन सिंह। ठीक है, पेन सिंह। उसके बाद हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारा पड़ोसी, मित्र, दुश्मन, जो भी आप कहना चाहो। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वहां के सेंट्रल बैंक का नाम है और उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, कराची के अंदर है। और इसके जो गवर्नर हैं वो कौन है अभी प्रेजेंट में, जमील अहमद है। जमील अहमद हैं। ये भी दोस्तों चेंज हो चुके हैं। इनसे पहले रजा बकीर हुआ करते थे। ठीक है, इनसे पहले कौन हुआ करते थे, रजा बकीर। ठीक है, तो अब रजा बकीर को आपको याद नहीं रखना है, अब आपको किसको याद रखना है, जमील अहमद को याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका के जो सेंट्रल बैंक है उसको किस नाम से जानते हैं, तो श्रीलंका के सेंट्रल बैंक को जानते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के नाम से। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, कोलंबो के अंदर है। और इसके जो गवर्नर हैं वो कौन है, नंदलाल वीर सिंघे। नंदलाल वीर सिंघे इसके क्या है, गवर्नर हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेपाल। नेपाल के सेंट्रल बैंक का नाम है द नेपाल राष्ट्र बैंक, द नेपाल राष्ट्र बैंक। और इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, काठमांडू नेपाल के अंदर है। और इसके जो गवर्नर हैं वो कौन है, महाप्रसाद अधिकारी। महाप्रसाद अधिकारी इसके क्या है, गवर्नर हैं। उसके साथ ही हम भूटान का और देख लेते हैं क्योंकि ये हमारी पड़ोसी कंट्रीज है, नेबर कंट्रीज हैं। तो भूटान के जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान, रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, थिम्पू भूटान के अंदर है। और इसके जो गवर्नर हैं वो गवर्नर हैं दसो पेंजोर, दसो पेंजोर। तो दोस्तों ये कुछ एग्जांपल्स थे सेंट्रल बैंक के, डिफरेंट कंट्रीज के सेंट्रल बैंक के। ईच कंट्री हैव डिफरेंट सेंट्रल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक primary function is to control and create the monetary policy and supply in the economy। ये क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है। बट द सेंट्रल बैंक इन डिफरेंट कंट्री इज नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग देशों के अंदर जो सेंट्रल बैंक है अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए इससे आगे हम वापस से आरबीआई पर लौटते हैं। ठीक है, आरबीआई के बारे में मैंने बताया था कि आरबीआई हमारे देश का सेंट्रल बैंक है और यह बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर बनाया गया था और इसने अपने ऑपरेशंस 1 अप्रैल ऑफ 1935 को स्टार्ट किए थे। तो इससे पहले क्या था हमारे पास सिस्टम, क्या इससे पहले हमारे पास कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी जो बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करती हो। देखिए हम 35 की बात कर रहे हैं तो 35 पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत हुआ करती थी हमारी कंट्री के ऊपर, तो हमारा कंट्रोल नहीं था। तो उस टाइम पर भी यहां पर बैंक थे। और कभी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में, तो वहां पर हम पढ़ेंगे जो फर्स्ट बैंक था इंडिया के अंदर, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 के अंदर बना था। खैर वो एक अलग चीज है, उसको हम कभी अलग वीडियो के अंदर कवर करेंगे। वापस लौटते हैं आरबीआई के ऊपर। तो आरबीआई ने कब ऑपरेशन स्टार्ट किए थे, 1935, 1 अप्रैल ऑफ 1935 को। तो उससे पहले जो इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम था, फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने जस्ट वही पढ़ाया आपको। तो आरबीआई के बनने से पहले इंडिया का जो फाइनेंस सिस्टम था वो इनएडुकेट था, इम्प्रॉपर था। यहां पर जो बैंकिंग सिस्टम था वो रेगुलेटेड नहीं था, डिफरेंट डिफरेंट बैंक अपने हिसाब से काम करते थे और कुछ हद तक जो कंट्रोल का काम करता था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट और एक बैंक था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये दोनों ही बैंक मिलकर थोड़ा बहुत कंट्रोल करते थे बैंकिंग सिस्टम को, लेकिन फिर भी ये प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। जो फाइनेंस सिस्टम था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था इंडिया का। तो
इंडिया के फाइनेंस सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए हमें नीड महसूस हुई, हमें किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो इंडिया के फाइनेंस सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए नीड महसूस हुई कि कुछ नया किया जाए। उस नए के चलते ही एक कमेटी बनाई गई, रॉयल कमीशन बनाया गया। उस रॉयल कमीशन को सौंपा गया था आरबीआई के फॉर्म करने का काम। तो वापिस से यहां पर आते हैं कि आरबीआई के बनने से पहले इंडिया का फाइनेंस सिस्टम क्या था, इनएडुकेट था। क्यों इनएडुकेट था? क्योंकि यहां पर ड्यूअल कंट्रोल था। किसका ड्यूअल कंट्रोल था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। अच्छा, ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? देखो, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे कभी, क्योंकि आपके 3 प्रेसिडेंशियल बैंक हुआ करते थे, उनको 1921 के अंदर मर्ज करके इंपीरियल बैंक बनाया गया था और इसको आगे चल के 1955 में एसबीआई बना दिया गया था। शॉर्ट मैंने बता दिया कि एसबीआई का पुराना नाम ही क्या है, इंपीरियल बैंक है। तो उस चीज पर हम नहीं जाते हैं, हम बात करते हैं इंपीरियल बैंक क्या था। इंपीरियल बैंक क्यूएसी सेंट्रल बैंक के तौर पर काम करता था। क्वेसी सेंट्रल बैंक क्या होता है? जैसे सेंट्रल बैंक आरबीआई है, तो आरबीआई के पास जितनी पावर है उससे आधी के लगभग, यानी कि लगभग आरबीआई जैसी ही इसके पास थोड़ी बहुत क्या हुआ करती थी, पावर हुआ करती थी। यानी कि आधे सरकारी बैंक, आधे सेंट्रल बैंक के तौर पर काम करता था। कुछ फंक्शंस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको सौंप रखे थे, जैसे करेंसी नोट प्रिंट करना और उनको सर्कुलेट करना। ठीक है, तो ये क्वेसी सेंट्रल बैंक के तौर पर काम करता था। इसलिए कोई भी एक प्रॉपर रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं थी बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को नीड महसूस हुई कि इंडिया के अंदर फाइनेंस सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए कुछ किया जाए। कुछ करने के लिए ही 1920 के अंदर एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के हेड थे हिल्टन यंग। यंग हिल्टन कह लो या हिल्टन यंग कह लो। तो 1920 के अंदर एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी को कहा गया कि इंडिया के फाइनेंस सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सर मुझे कुछ टाइम दीजिए, मैं अपनी रिपोर्ट सबमिट करता हूं और उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या किया जाना चाहिए। तो हिल्टन यंग कमीशन अपॉइंट किया गया था इंडिया के फाइनेंस सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए और उन्होंने 1926 के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट की और कहा कि इंडिया के अंदर एक सेंट्रल बैंक बनाया जाना चाहिए, जिसको आज हम आरबीआई के नाम से जानते हैं। तो हम पढ़ते हैं यहां पर, हिल्टन यंग कमीशन वाज द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। हिल्टन यंग कमीशन को किस अलग नाम से जानते हैं? रॉयल कमीशन ऑन इंडियन रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, इस नाम से भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ये किसने अपॉइंट किया था, सेटअप किया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था 1920 के अंदर। और इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कब की थी? 1926 के अंदर की थी। और इन्होंने क्या कहा था? इंडिया के अंदर एक सेंट्रल बैंक बनाया जाना चाहिए। हिल्टन यंग कमीशन को किस दूसरे नाम से जानते हैं? रॉयल कमीशन के नाम से जानते हैं। तो आखिर इनके माइंड में जो हिल्टन यंग कमीशन था 1920 के अंदर बनाया गया, इनके माइंड के अंदर कहां से आया कि इंडिया के अंदर एक सेंट्रल बैंक बनाया जाना चाहिए? ठीक है, और वो इस प्रकार से पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करेगा। एक्चुअली इनको एक बुक हाथ लगी, इन्होंने एक बुक की स्टडी की, जिस बुक का नाम मैं आगे बताता हूं आपको, जिस बुक का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इस बुक के जो ऑथर थे वो थे भीमराव रामजी अंबेडकर। इसीलिए अंबेडकर को, भीमराव रामजी अंबेडकर को आरबीआई का फाउंडर भी कहा जाता है, आरबीआई का फादर भी कहा जाता है। उनकी ऐसी कोई शेयर होल्डिंग नहीं थी, लेकिन उनका जो आइडिया था उन्हीं का दिया हुआ था। तो उन्होंने ये बुक पढ़ी और इस बुक के अंदर कहा गया था अगर इंडिया का फाइनेंस सिस्टम इंप्रूव करना है तो इंडिया के अंदर एक सेंट्रल बैंक बनाया जाना चाहिए जो सभी बैंकों को रेगुलेट करेगा और इंडिपेंडेंटली काम करेगा, जो आज के टाइम में आप आरबीआई को देख रहे हो। तो इनकी रिकमेंडेशंस थी कि इंडिया के अंदर क्या होना चाहिए, एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। तो हिल्टन यंग कमीशन ने क्या किया, इसी बुक से कॉन्सेप्ट उठाया और अपनी रिपोर्ट के अंदर सबमिट कर दिया। रिपोर्ट का नाम क्या था? हिल्टन यंग कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। ठीक है, अब ये जो रिपोर्ट सबमिट की थी हिल्टन यंग ने, उसकी मैंने पिक्चर यहां पर आरबीआई की वेबसाइट से लेकर लगाई है। तो जो रिपोर्ट सबमिट की थी उसका जो कवर पेज है वो आप यहां पर देख सकते हैं, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी में भी ये ब्लर दिखाई दे रहा होगा आपकी वीडियो के अंदर। ठीक है, और यहां पर देख सकते हैं, अगर ये मोहर दिख रही है, स्टैंप दिख रही है, तो 1926 लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है,
रिपोर्ट ऑफ द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। ठीक है, तो ये रिपोर्ट सबमिट की थी। इसके अंदर रिकमेंड किया गया था कि इंडिया के अंदर क्या होना चाहिए कि सेंट्रल बैंक होना चाहिए। और जो भीमराव अंबेडकर थे उनकी जो बुक थी, उनका जो उसका कवर पेज था, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। किसके द्वारा लिखी गई है? भीमराव रामजी अंबेडकर, ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यहां पर स्टैंप भी लिखी हुई है, लगी हुई है। ठीक है, अब जो मैंने आपको दिखाया कि ये तो उनकी बुक थी। अब ये जो मैं बुक दिखा रहा हूं, ये बुक आप अमेजन वगैरह से भी ऑनलाइन शॉप करके मंगा सकते हैं। उसके अंदर भी यही सेम कंटेंट दिया होगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं डिटेल में तो आप यहां से भी कुछ चीजें कवर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि 1920 के अंदर एक कमीशन अपॉइंट किया गया, हिल्टन यंग। उन्होंने 26 के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उस रिपोर्ट के अंदर क्या कहा कि इंडिया के अंदर क्या बनाया जाना चाहिए? एक सेंट्रल बैंक बनाया जाना चाहिए। और इस कमेटी की रिकमेंडेशन पर ही क्या कर दिया गया? आरबीआई एक्ट 1934 को पास कर दिया गया। और इसके बाद आरबीआई ने अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने स्टार्ट किए एज ए प्राइवेट बैंक। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जब आरबीआई ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे तो उस टाइम पर आरबीआई किस टाइप का बैंक था। ठीक है, तो उस टाइम पर आरबीआई एक प्राइवेट सेक्टर बैंक था। इसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट की ऑनरशिप नहीं थी। हां, ब्रिटिश गवर्नमेंट की कुछ शेयर होल्डिंग जरूर थी लेकिन ऑनरशिप नहीं थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जब आरबीआई को फॉर्म किया गया तो उसकी पेड अप कैपिटल कितनी थी। ये जो पॉइंट हाईलाइट कर रखे हैं ये बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आरबीआई को जब बनाया गया था तो उसकी जो शेयर कैपिटल थी, पेड अप कैपिटल थी, वो कितनी थी? 5 करोड़ थी। और हर एक शेयर की वैल्यू जो थी 100 रुपीज थी। एक शेयर की वैल्यू कितनी थी बेटा? 100 रुपीज ईच थी। ये दोनों के दोनों पॉइंट एमसीक्यू में, वन लाइनर में आपके एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। और जो ओनरशिप थी वो कैसी थी? प्राइवेट शेयर होल्डर्स थे। इन 5 करोड़ में से जो 4 करोड़ 97,80,000 की शेयर होल्डिंग थी वो प्राइवेट शेयर होल्डर्स की थी। और इसमें से 2,20,000 रुपए की जो शेयर होल्डिंग थी, 2,20,000 रुपए की जो शेयर होल्डिंग थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तो बहुत कम ही शेयर होल्डिंग थी, इसलिए जो मेन ऑनरशिप थी वो किसकी थी? प्राइवेट शेयर होल्डर्स की थी। इसलिए हमने कहा कि आरबीआई क्या था? एक प्राइवेट बैंक था। जब आरबीआई को बनाया गया था, 5 करोड़ रुपए की कैपिटल लगी थी, तो जो फर्स्ट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनकी फोटो ब्लर दिख रही होगी आपको, लेकिन ऐसी मिली आरबीआई की वेबसाइट से, मैंने ये पिक ली है। तो ये आप देख सकते हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लिस्ट है जो उस टाइम पर इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे। अगर यहां पर ब्लर दिख रहा है, अगर थोड़ा सा आप देख पा रहे हैं या मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं रीड कर देता हूं। जो पहले नंबर पर बैठे हैं, खड़े हैं, वो हैं सुंदर सिंह मंजीठिया। ठीक है, सुंदर सिंह मंजीठिया। और भी बहुत सारे हैं इसके अंदर, फर्स्ट रो और सेकंड रो के अंदर। आरबीआई की वेबसाइट से आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में, लेकिन वहां पर पिक्चर इसी क्वालिटी की मिलेगी आपको भी। ठीक है, तो ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा इसमें से कुछ भी, जस्ट रेफरेंस के लिए कि भाई बच्चे जानना चाहते हैं कि क्या चीजें थी, इसलिए यहां पर एड ऑन की गई है। ठीक है, उसके बाद जो शेयर सर्टिफिकेट थे, शेयर कैपिटल थी, ये भी ब्लर है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लिखा 5 करोड़। ठीक है, तो ये भी मैंने आरबीआई की वेबसाइट से लिया है। उसके बाद जब आरबीआई को बनाया गया और आरबीआई ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए 1 अप्रैल 1935 से, और आरबीआई एक प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया था लेकिन सेंट्रल बैंक था, तो उसका हेडक्वार्टर इनिशियली कहां पर था? उसका हेडक्वार्टर इनिशियली कलकत्ता के अंदर था, जिसको बाद में हमने कोलकाता कहना स्टार्ट कर दिया, प्रेजेंट में उसको कोलकाता कहते हैं। तो इनिशियली आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर था? कोलकाता के अंदर था। लेकिन कुछ समय के बाद आरबीआई का हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया था मुंबई के अंदर, शहीद भगत सिंह मार्ग, मेन स्ट्रीट, मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर क्या कर दिया गया था? हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 1937 के अंदर। अब प्रेजेंट में आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है भाई? मुंबई के अंदर है। ठीक है, ये याद रखना है, ये पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद 35 से 37 आ गए और धीरे धीरे आगे चलकर 47 भी आ ही जाएगा। ठीक है, आरबीआई ने काम किया, उसके बाद की बीच की कहानी हम स्किप कर देते हैं। फिर हम आते हैं 47 पर। 47 में आपको पता है 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, आजाद हो गया था।
आजाद के बाद भी आरबीआई क्या था, एक प्राइवेट बैंक ही था। तो जो इंडियन गवर्नमेंट बनी थी, पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अब क्या थी, इंडियन गवर्नमेंट बन गई। अब इंडियन गवर्नमेंट को इंडियन इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, डेवलप करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बैंकिंग सेक्टर को इंप्रूव करना बहुत जरूरी था, क्योंकि बैंकों के थ्रू ही पब्लिक की जो डिपॉजिट्स हैं गवर्नमेंट के पास चलकर आएंगी। अगर बैंकिंग सेक्टर को इंप्रूव नहीं किया जाएगा तो जो गवर्नमेंट है वो फेल हो जाएगी। तो बैंकिंग सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को ये चीज समझ में आ गई कि अगर हम आरबीआई को कुछ काम करने के लिए कहेंगे तो आरबीआई हमारी ज्यादा नहीं सुनेगा, क्योंकि वो क्या है, एक प्राइवेट बैंक है। इसलिए गवर्नमेंट ने फटाफट क्या किया, आरबीआई का नेशनलाइजेशन कर दिया गया। मींस जो आरबीआई प्राइवेट बैंक था वो अब क्या हो गया, गवर्नमेंट का बैंक हो गया। वो किस एक्ट और किस डेट को हुआ वो आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो इमीडिएट आफ्टर द इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एक्ट पास किया। उस एक्ट का नाम क्या था, आरबीआई एक्ट 1948। आरबीआई एक्ट 1948 टू ट्रांसफर द ऑनरशिप फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक ऑनरशिप, टू ट्रांसफर द ऑनरशिप फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक। याद रखना कि आपसे डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है आरबीआई एक्ट 1948 किससे रिलेटेड था, तो आप कहेंगे टू ट्रांसफर द ऑनरशिप फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक, यानी कि जो प्राइवेट बैंक था उसको सरकारी बैंक में कन्वर्ट करने के लिए एक एक्ट पास किया गया। इस एक्ट को पास करने के बाद जो प्राइवेट शेयर होल्डर्स थे उनके पास जितने भी शेयर्स थे उनको एप्रोप्रिएट कंपनसेशन दे दिया गया, उनके जितने भी पैसे बनते थे उनको ट्रांसफर कर दिए गए। और उसके बाद आरबीआई क्या हो गया, 1949 से नेशनलाइज्ड बैंक हो गया, गवर्नमेंट का बैंक हो गया, सरकारी बैंक हो गया। तो एज ए सरकारी बैंक, एज ए नेशनलाइज्ड बैंक, एज ए गवर्नमेंट बैंक आरबीआई ने अपने ऑपरेशंस कब से परफॉर्म किए थे, तो 1 जनवरी ऑफ 1949 से आरबीआई स्टार्ट वर्किंग एज ए गवर्नमेंट ऑन्ड बैंक। तो यहां पर दो डेट आपको याद रखनी है, 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई फॉर्म हुआ था और प्राइवेट बैंक के तौर पर काम करना स्टार्ट किया था, और 1 जनवरी ऑफ 1949 को आरबीआई प्राइवेट से सरकारी बैंक बन गया, गवर्नमेंट का बैंक बन गया और एज ए गवर्नमेंट बैंक काम करना स्टार्ट किया था। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर क्वेश्चंस आते रहेंगे आपके यहां से, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो केवल इंडिया पर ही राज नहीं करती थी, वो अदर कंट्रीज पर भी राज करती थी। ऐसे ही एक बर्मा कंट्री थी, बर्मा एक छोटी सी कंट्री जिसको आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, तो उसके लिए भी एज ए सेंट्रल बैंक का काम आरबीआई ही करता था, क्योंकि आरबीआई किसके अंदर, किसके कंट्रोल में था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर था। लेकिन उसके बाद जो बर्मा था, म्यांमार था, उसके ऊपर जो कंट्रोल था वो जापान का कंट्रोल हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो वहां से उसके लिए भी सेंट्रल बैंक के तौर पर आरबीआई ही काम कर रहा था, लेकिन उसके बाद क्या कर दिया था, आरबीआई ने एज ए सेंट्रल बैंक काम करना छोड़ दिया था बर्मा कंट्री के लिए। तो यहां पर क्वेश्चन ये आता है आपके एग्जाम में कि आरबीआई किन दो कंट्रीज के लिए एज ए सेंट्रल बैंक काम कर चुका है। तो एक तो बर्मा मैंने बताया, और दूसरा आप बिना बताए समझ ही गए होंगे, पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया से ही अलग हुआ था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जब बना था तो तुरंत उसके पास सारा इंफ्रा नहीं था सभी चीजों के लिए, तो कुछ समय तक आरबीआई ने ही एज ए सेंट्रल बैंक काम किया था। तो आरबीआई was also the central bank for 2 other countries. The first one is Burma. Burma आज के समय में म्यांमार के जानते हैं, और बर्मा के लिए कब तक एज ए सेंट्रल बैंक काम किया था, टिल 1 अप्रैल ऑफ 1947 अप्रैल, ठीक है। उसके बाद अगस्त में इंडिया ही आजाद हो गया था, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल बैंक एज ए फॉर पाकिस्तान के लिए भी काम किया था, कब तक, जून 1948, जून 1948। तो डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कंट्रीज के नाम इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इन कंट्रीज के लिए भी एज ए सेंट्रल बैंक काम किया था। आरबीआई को जब बनाया गया तो आरबीआई का जो लोगो है जो आप आज प्रेजेंट में देखते हैं, क्या ये लोगो ऐसा ही था? इससे जुड़ा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है। तो आरबीआई का जो इनिशियली लोगो था वो ऐसा नहीं था। आरबीआई का जो इनिशियल लोगो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी की लोगो से इंस्पायर्ड था, और ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगो के अंदर क्या था, एक लॉइन था, एक लॉइन था और एक पाम ट्री थी। पाम ट्री मींस खजूर का पेड़ जो होता है, आई थिंक उसी को कहते हैं, ठीक है। तो लॉइन और पाम ट्री था, लेकिन इंडिया का जो नेशनल एनिमल था वो टाइगर था। तो बाद में क्या कर दिया गया था, लॉइन को रिप्लेस कर दिया गया था टाइगर के साथ। पाम ट्री पहले भी थी,
पहले भी थी और अब भी है। तो यहां से भी दो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि आरबीआई का जो लोगो है वो कहां से इंस्पायर्ड था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ड्यूल मोहर से, या मैं कहूं उसी कंपनी के लोगो से इंस्पायर्ड था। वहां उस कंपनी के मोहर में क्या था, लोगो में क्या था, एक पाम ट्री था और दूसरा लॉइन था। तो आरबीआई के लोगो के अंदर भी क्या रखा गया था, पाम ट्री और लॉइन रखा गया था। लेकिन बाद में इंडिया के लिए जो नेशनल एनिमल था वो क्या था, टाइगर था। तो लॉइन को रिप्लेस कर दिया गया था टाइगर से, बंगाल टाइगर से। ठीक है, तो इनिशियली आरबीआई लोगो कंटेन द स्केच ऑफ लॉइन एंड पाम ट्री दैट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड देन इट इज डिसाइडेड टू रिप्लेस द लॉइन बाय टाइगर। आप ये देख सकते हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो था, मोहर थी, और उसी से इंस्पायर्ड होकर क्या किया गया था, आरबीआई का लोगो बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि आरबीआई के प्रेजेंट में कितने ऑफिसेज हैं। आप एज ए आरबीआई असिस्टेंट या आरबीआई ग्रेड बी ज्वाइन करते हैं तो इन्हीं ऑफिस में से किसी एक ऑफिस के अंदर आप ज्वाइन करते हो। तो प्रेजेंट में जो आरबीआई के ऑफिसेज हैं वो टोटल 33 ऑफिसेज हैं। टोटल कितने हैं, 33 ऑफिसेज हैं। इनमें से 29 जो हैं, इनमें से 29 जो हैं वो रीजनल ऑफिसेज हैं, अलग अलग मोस्टली स्टेट की कैपिटल्स के अंदर, और 4 क्या हैं, लोकल बोर्ड ऑफिसेज हैं। 4 क्या हैं, लोकल बोर्ड ऑफिसेज हैं। टोटल कितने हो गए, 33। लोकल बोर्ड ऑफिसेज क्या होते हैं, जोनल ऑफिसेज को ही लोकल बोर्ड ऑफिस बोला जाता है। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट जोन जो है उसमें एक मेन ऑफिस को ही हम क्या बोलते हैं, लोकल बोर्ड ऑफिस बोलते हैं। तो चलिए यहां पर मैं बता भी देता हूं आपको कि लोकल बोर्ड कौन कौन से हैं। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और न्यू दिल्ली, ये क्या है, लोकल बोर्ड ऑफिस है। जोन वाइज आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं कि आरबीआई ने ऑपरेशंस कब स्टार्ट किए थे, 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 1935 से किए थे। तो आरबीआई ने कौन सा काउंटिंग ईयर फॉलो किया था, जो काउंटिंग ईयर होता है ना वो कौन सा फॉलो किया था। तो इनिशियली जब आरबीआई बना था तो उसने नॉर्मल जो कैलेंडर ईयर होता है जनवरी से दिसंबर का, उसी को फॉलो करना स्टार्ट किया था। इनिशियली आरबीआई ने जनवरी से दिसंबर का ही जो अकाउंटिंग ईयर था वो लेकर चले थे। लेकिन उसके बाद ऑन 11 मार्च ऑफ 1940 को आरबीआई डिसाइड किया और अपना जो फाइनेंशियल ईयर था उसको चेंज कर दिया, और उसको चेंज करके क्या कर दिया, जुलाई टू जून कर दिया। कब किया, 1940 के अंदर। उसके बाद फिर लगभग 80 साल के बाद अब 2021 के अंदर लगभग 80 साल के बाद क्या कर दिया गया, वापिस से चेंज कर दिया, और 1 अप्रैल टू 31 मार्च का क्या कर दिया, अकाउंटिंग ईयर फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि प्रेजेंट में आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर किसको फॉलो करता है, कौन से अकाउंटिंग ईयर को फॉलो करता है। तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च को प्रेजेंट फॉलो करता है। उससे पहले किसको फॉलो करता था, 1 जुलाई टू 30 जून, 1 जुलाई टू 30 जून। उससे भी पहले किसको फॉलो करता था, जनवरी टू दिसंबर। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं आरबीआई के गवर्नर्स के बारे में कि आरबीआई के गवर्नर्स कौन कौन रहे हैं, प्रेजेंट में टोटल गवर्नर अभी तक कितने रह चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट को भी पढ़ना। तो देखिए यहां से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा, यहां से 1st, 2nd, 3rd ये जो गवर्नर हैं ये आपसे पूछे जाएंगे। प्रेजेंट का गवर्नर आपसे पूछा जाएगा, और उसके अलावा जो बीच में कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर रहे होंगे उनके टाइम पर कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए होंगे, कुछ कमेटीज बनाई गई होंगी, इसीलिए वो बीच वाले जो कुछ एक आरबीआई के गवर्नर इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो केवल सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट गवर्नर्स को ही याद करना है। मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि 1st to 25 तक आप पूरी एक लिस्ट याद करें और वो कब से कब तक रहे थे ऐसा कुछ भी याद नहीं करना है। जस्ट नेम और जो इंपॉर्टेंट उनके द्वारा इनिशिएटिव्स लिए गए थे वो चीजें हमें याद करनी है। तो हम देखते हैं कि आरबीआई का जो पहला गवर्नर था वो कौन था, ओसबोर्न स्मिथ था। अब ये जो ओसबोर्न स्मिथ हैं ये कौन थे, याद कीजिए। आरबीआई से पहले एज ए सेंट्रल बैंक कौन काम करता था, क्वेसी सेंट्रल बैंक के तौर पर कौन काम करता था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर थे उन्हीं को यहां पर अपॉइंट कर दिया गया था एज ए फर्स्ट गवर्नर। उसके बाद जो फर्स्ट जो डिप्टी गवर्नर थे
उसी टाइम पर फर्स्ट डिप्टी गवर्नर कौन थे? जेम्स टेलर थे। आगे चलकर जब ओसबोर्न स्मिथ रिटायर हुए उनके बाद डिप्टी गवर्नर जेम्स टेलर को ही क्या कर दिया गया? प्रमोट कर दिया गया और सेकंड आरबीआई गवर्नर बना दिया गया। सेकंड आरबीआई गवर्नर बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड, जो अगर मैं कहूं कि जेम्स ब्रेड टेलर जो थे उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है अपने कार्यकाल के दौरान ही। तो उस टाइम पर सीडी देशमुख को क्या कर दिया गया था? उसके बाद आरबीआई का गवर्नर बना दिया गया था। तो सीडी देशमुख तीसरे नंबर के गवर्नर थे, लेकिन फर्स्ट इंडियन थे। तो यहां पर दो क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट गवर्नर कौन था, तो आंसर होगा ओसबोर्न स्मिथ। और अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन था, तो आप आंसर करेंगे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख कौन थे? फर्स्ट गवर्नर थे। ठीक है बेटा। उसके बाद अगर मैं बात करूं फोर्थ आरबीआई के जो गवर्नर थे उनका नाम क्या था? सर बेनिजल रामाराव। सर बेनिजल रामाराव ये सबसे लंबे समय तक लॉन्गेस्ट टेन्योर के आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। ठीक है, तो इनको इसलिए याद रखना है। उसके बाद मैं बात करूं घोष, अमिताभ घोष, ये सबसे शॉर्टेस्ट, केवल 20 दिन के लिए आरबीआई के गवर्नर बने थे। केवल 20 दिन के लिए आरबीआई के गवर्नर बने थे। प्रेजेंट में कौन है बेटा? शक्तिकांत दास। उनसे पहले कौन थे? उर्जित पटेल। और उनसे पहले कौन थे? रघुराम राजन। इसमें से जो 15वें नंबर के गवर्नर हैं हमारे मनमोहन सिंह, ये भी हमें याद करने हैं। उसके अलावा जो नरसिम्हम है ये भी हमें याद करने हैं। मेरे हिसाब से यही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है और याद करना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं इनके बारे में। तो मैंने बताया कि आरबीआई का जो फर्स्ट गवर्नर थे वो कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ थे। ये कब से कब तक रहे? 1935 से 37 तक रहे थे। आपको डेट्स याद नहीं करनी है, जस्ट ये रेफरेंस के लिए यहां पर ऐड की गई हैं। ये कौन थे भाई? ये मैंने अभी बताया था आपको, इंपीरियल बैंक को गवर्न करते थे, इंपीरियल बैंक के गवर्नर थे। तो यहां पर इनको अपॉइंट कर दिया गया था। और उसी टाइम पर फर्स्ट डिप्टी गवर्नर जो थे जेम्स ब्रेड टेलर थे, तो उनको प्रमोट करके सेकंड गवर्नर बना दिया गया था। इनके बाद 37 से 43 तक रहे थे। उसके बाद थर्ड बट फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो थे वो सीडी देशमुख थे। 43 से 49 तक रहे थे। उसके बाद अगर मैं फोर्थ करूं तो फोर्थ अभी मैंने बताया था सर बेनिजल रामाराव। सर बेनिजल रामाराव थे और ये लॉन्गेस्ट टेन्योर के आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। ये 49 से 57 तक रहे, 1949 से 57 तक आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। उसके बाद मैं शॉर्टेस्ट टेन्योर की गवर्नर की बात करूं तो ये 60 नंबर के थे। वैसे अमिताभ घोष घोष के नाम से जानते हैं। मात्र 20 दिन के लिए 20 डेज के लिए आरबीआई के गवर्नर बने थे और ये 15 जनवरी से 15 फरवरी तक रहे थे ऑफ 1985 की में केवल 20 दिन के लिए आरबीआई के गवर्नर बने थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आप डिटेल्स में पढ़ना है तो आप आरबीआई की वेबसाइट से भी रेफरेंस ले सकते हैं, वहां से ही मैंने ये कटिंग ली है, तो वहां पर डिटेल में मिल जाएंगी आपको ये चीजें। ठीक है, मैं लिंक भी डाल दूंगा अगर कहोगे तो। ठीक है, कमेंट कर देना जिसको रिक्वायरमेंट हो, लिंक डाल दूंगा। नहीं तो डायरेक्ट rbi.org.in की वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहां पर इनके बारे में डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जेम्स ब्रेड टेलर आए थे। ब्लर होंगी इनकी पिक्चर्स, आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी तो, लेकिन आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो सीडी देशमुख के नाम की फुल फॉर्म क्या थी? चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। ठीक है, सीडी देशमुख थर्ड बट फर्स्ट इंडियन गवर्नर रहे हैं ये। उसके बाद मैंने बताया कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट हमने कर लिया। उसके बाद 13वें नंबर के गवर्नर आते हैं। 13वें नंबर के जो गवर्नर थे एम नरसिम्हम थे। ठीक है, एम नरसिम्हम के बारे में आप क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब आगे आप बैंकिंग के बारे में पढ़ोगे, टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में पढ़ोगे, तो आरआरबी बैंक या और जो कमेटीज बनाई गई थी आरआरबी बैंकों को बनाने के लिए, तो उन कमेटीज में नाम आएगा कि नरसिम्हम कमेटी ने ये किया था, नरसिम्हम कमेटी ने वो किया था। तो वहां पर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि नरसिम्हम थे कौन? तो ये आरबीआई के 13वें नंबर के गवर्नर थे। ठीक है, उसके बाद मनमोहन सिंह। ठीक है, ये 15वें नंबर के गवर्नर रहे हैं और ये ओनली प्राइम मिनिस्टर थे जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, मात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। और गवर्नर क्या, ये तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का पता ही होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी,
ठीक है, वो भी इन्हीं की देन थी, मनमोहन सिंह की, जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये पॉइंट पूछा भी जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रेजेंट में कौन है भाई? शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास से पहले कौन थे? उर्जित पटेल थे 24th। ठीक है, और उर्जित पटेल से पहले कौन थे? रघुराम राजन। ठीक है, इनकी तो आपने कोई बुक भी पढ़ी होगी या नाम सुना होगा, 23rd के थे। ठीक है, रघु राम राजन, ट्रिपल आर बन गया भाई। ट्रिपल आर नाम से आपने मूवी भी देख रखी है, लेकिन वो मूवी अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, याद कराने के लिए मैंने आपको बता दिया ट्रिपल आर। ठीक है, 23rd नंबर के गवर्नर थे, 24th के उर्जित पटेल और 25th के कौन थे? शक्तिकांत दास थे। तो आपसे जस्ट ये शक्तिकांत दास के बारे में ये नंबर आपसे काफी बार पूछा जा चुका है कि जो शक्तिकांत दास है वो किस नंबर के गवर्नर हैं। तो आपको बताना है 25th नंबर के गवर्नर हैं। और ये कब अपॉइंट हुए थे? 12 दिसंबर 2018 को, और ये प्रेजेंट तक हैं। प्रेजेंट यानी कि अब मैं 2024 के अंदर खड़ा हूं, अभी तक हैं। और अगर आप 1 साल 2 साल के बाद वीडियो देख रहे होंगे तो मे भी कोई चेंज होकर नया बंदा आ जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पर प्रेजेंट शब्द नहीं लिखा हुआ है। यहां पर हमारी आरबीआई की हिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है बेटा। मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश की है, फिर भी कोई आपका डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट कर दें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। उसके बाद हम जो अगली क्लास में पढ़ेंगे वो आरबीआई के स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मैं छोटी छोटी वीडियोज बनाऊंगा जिसके अंदर आप कॉन्सेप्ट को जल्दी से कवर कर लें। ठीक है, तो हम अगली क्लास के अंदर मिलेंगे। फिर भी अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रेफर कीजिए ऑफलाइन बैच को, तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8287271982 ज्यादा जानकारी के लिए। तो आपको जानकारी मिल जाएगी बैच की, कब से स्टार्ट हो रहा है, कब से स्टार्ट नहीं हो रहा है। आरबीआई का नोटिफिकेशन आने ही वाला है, अप्रैल के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा। सेबी का नोटिफिकेशन आ चुका है, सेबी में और आरबीआई में दोनों में ही फाइनेंस और मैनेजमेंट आता है, तो आप यहां से रेफरेंस लेकर पढ़ते रहिए। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।